हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम कक्षा 10 स्पंदना पाठ्यपुस्तक से द्वादशः पाठः मरुसौंदर्यम के पाठ के पीछे के संपूर्ण अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। प्रश्न है नंबर 1, पाठेस्मन् शरीर विज्ञान विचक्षणः इति विशेषणं कस्य कृते प्रयुक्तम्। इस पाठ में शरीर विज्ञान वैद्य इस तरह के विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर होगा आचार्य चरकस्य। नंबर 2, मरु सुवर्णो न हि येन दृष्टः इत्यस्य अर्थो अस्ति। इसका उत्तर होगा सुवर्णः सुरंग स्वर्णरूपः वा मरुदेशः येन ने दृष्टः। प्रश्न नंबर 3, सेकत व प्रसारणो इत्यस्य कृते प्रयुक्तं विशेषणम् अस्ति। विशेषण पद कौन सा है इसमें? उत्तर होगा इसका उपयुक्तानि सर्वाणि अपि। रम्य सुकोमलः हेमवर्णः, ये सभी विशेषण हैं। इसके बाद में नंबर 4, मरोह सौंदर्यम वर्धते विशेषतः। इसका उत्तर है वर्षति। नंबर 5, मरुदेशे के प्रसन्नाः सन्ति। उत्तर होगा इसका एते सर्वे अपि। गावः मनुजाः देवाः, ये सभी प्रसन्न हैं। प्रश्न नंबर 6, मानं मनीषिता इत्यधिपद्यानुसार कियन्ति वस्तूनि मरुप्रदेशे मुख्यानि प्रतिपादितानि। कितनी मुख्य रूप से वस्तुएं हैं? उत्तर होगा इसका सप्त। अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक। प्रश्न 1, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क पूछा गया इसमें, चरकाचार्येण मरुभूमेः का विशेषता प्रकटिता। आचार्य चरक द्वारा मरुभूमि की क्या विशेषता प्रकट की गई है? उत्तर होगा इसका स्नेहार्थ भावेग रसेह विशिष्टः शुष्कोऽपि नित्यं सरसः सह देशः। स्नेह प्रेम आर्द्र भाव के एक रस से विशिष्ट, यह सूखा होते हुए भी आनंददायक और स्वादिष्ट है। ख में पूछा है, मरुदेशे सेकत्वप्राः बालुकास्तूपाः कीदृशाः सन्ति। सेकत्वप्राः बालुकास्तूपाः दोनों का एक ही अर्थ है, बालू के टीले। मरुदेश में बालू के टीले कैसे हैं? उत्तर होगा इसका मरुदेशे सेकत्वप्राः सुकोमलाः भासवन्तः हेमवर्णाः च सन्ति। मरु प्रदेश के बालू के टीले कोमल चमकते हुए सुनहरे रंग के हैं। अगला गैस में पूछा गया है प्रश्न ग,
वर्षागमे मरोः शोभा कीदृशी भवति। वर्षा के आगमन पर मरु की शोभा कैसी होती है। उत्तर होगा इसका वर्षागमे सरः सुसरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति च प्लस आस्ति। वर्षा के आगमन पर तालाबों में जल शरद ऋतु की तरह निर्मल शोभा देता है। घ में पूछा गया है मरु मरीचिका स्पष्टी कुर्वन्तु। मृग तृष्णा को स्पष्ट कीजिए। बालुकायाः तरंगिताः स्तूपाः जलम् इव प्रतिभान्ति अतः मृगाः पिपासुः जलास्यं मत्वा दूरं दूरं धावति नश्यति च। बालू की लहरों से युक्त टीले पानी की तरह लगते हैं, इसीलिए प्यासे हिरण मृग जलाशय मान करके दूर दूर तक दौड़ते हैं और मर जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 2 क खंड ख खंडेन यथोचितं योजयतु। क खंड को ख खंड के साथ में मिलाना है। तो यहाँ लिखा है क के साथ में ख चरकह। चरकह का मिलान हो जाएगा शरीर विज्ञानम। वही विभूषणाः, इसका मिलान हो जाएगा नर्तनम। गंध वह, ये हो जाएगा हवा के साथ समीरह। मूर्धा उष्णीयम। तित्तिराः, इसका मिलान हो जाएगा विरावह। कलिंगा, इसका हो जाएगा तुंदिला। और कुरंगमाः, इसका हो जाएगा समुत्पुल्लतिः। इसके बाद में इसी का प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित पदानां पर्यायपदानि पाठात् अन्विष्य लिख्यन्ताम्। निम्न पदों के पर्याय पाठ से ढूंढ करके लिखो। पद दिए गए हैं और इनके पर्याय ढूंढने हैं। विशेषज्ञः पर्याय पद है इसका। विचक्षणः। रुक्षः का पाठ में दिया गया है शुष्कः। वायुः समीरः। उष्ट्रः क्रमेलकः। शिरस्त्राणाम् उष्णीयं। हरिणः कुरंगाः। मयूरः बहर विभूषणा। और निशाकालः निशारंभः, इसका होगा प्रदोषः। इनका अर्थ एक बार जान लेते हैं। विशेषज्ञ वैद्य, जो चिकित्सा के बारे में जानते हो। रुक्षः सूखा। वायुः हवा। उष्ट्रः ऊंट। शिरस्त्राणम पगड़ी। हरिणः हिरण। मयूरः मोर। निशाकालः या निशारंभः रात्रि का प्रारंभ या रात्रि का समय। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 दे रखा है अधस्थ पदानां विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखन्तु। निम्न पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखो।
पद दिए हुए हैं, विलोम पाठ से चुने गए हैं। शुष्कः सूखा, जिसका विलोम होगा सरसः। निंदितः, जिसका विलोम होगा प्रशंसितः। उष्णः विलोम पद है शीतलः। खिन्नः विलोम पद प्रसन्नः। दरिद्रः, इसका विलोम पद है समृद्धः। अपमानम या अपमानः, इसका विलोम पद है मानम। कृशः तुंदिलः, और अंत में कठोर का विलोम पद है सुकोमलः। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 5। अधस्तनपदानि आधृत्य उदाहरणं च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु। निम्न पदों के आधार पर उदाहरण के अनुसार संस्कृत वाक्य का निर्माण कीजिए। दे रखा है इधर वाक्य पद, तो यहाँ हमने लिखा है पद दिया हुआ है अयम, और इसका वाक्य बनेगा अयम भारत देशः विश्वगुरुः इति कथ्यते। यह भारत देश विश्वगुरु कहलाता है। विहाय छोड़कर, इसका वाक्य बनेगा वर्षा काले मरुविहायः कः गच्छति। वर्षा के समय में मरुस्थल छोड़कर कौन जाता है। नंबर 3 पद दिया है प्रातः सुबह, इसका वाक्य बनाया गया है प्रातः एव भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह ही घूमने के लिए जाता हूँ, या मैं सुबह ही घूमने के लिए जाती हूँ। प्रदोषे रात्रि में, वाक्य बना है इसका प्रदोषे मरुः रम्यतः भवति। रात्रि में मरुस्थल सुंदर होता है। और अंत में है मैत्री दोस्ती मित्रता। आवयोः मैत्री चिरंजीवेत। हम दोनों की मित्रता लंबी है, चिरंजीव है। अगला प्रश्न इसमें है नंबर 6। स्थूल अक्षर पद्माश्रित्य संस्कृतेन प्रश्नवाक्य निर्माणं क्रियताम्। मोटे अक्षर वाले पदों के आधार पर संस्कृत में प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करना है, आप सभी जानते हैं। जिस विभक्ति का और पुरुष का इसमें कर्ता होगा, वाक्य होगा, उसी पुरुष का इसमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले है अयम देशः शुष्कः अपि सरसः। जो रेखांकित पद है यहाँ मोटा अक्षर, वो है अयम। यह देश सूखा भी है और सरस। तो यहाँ अयम यह, तो कौन सा देश, तो इसीलिए यहाँ प्रश्न बन गया कः। कः देशः शुष्कः अपि सरसः। अगला मरो तुंदिलाः कलिंगाः भवन्ति। स्थूल पद है तुंदिलाः, ये बहुवचन है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या प्रश्न बन रहा है। मरुभूमि में मोटे तरबूज यानी मतीरे होते हैं। तो कैसे होते हैं मतीरे, कैसे होते हैं, और कैसे के लिए प्रश्नवाचक आता है कीदृशाः। तो यहाँ हो जाएगा प्रश्न मरो कीदृशाः कलिंगाः
भवन्ति। इसके बाद में प्रदोषे चेतांसी विकसन्ति। प्रदोषे रात्रि में, तो कब, कब के लिए आ जाएगा कदा। तो प्रश्न बन जाएगा कदा चेतांसीं विकसन्ति। सुमेरु श्रृंगाः मरो भान्तिः। सुमेरु श्रृंगाः, सुमेरु पर्वत की चोटी। तो यह बहुवचन है, तो इसीलिए बहुवचन का प्रश्नवाचक पद आ जाएगा इसमें काहा। काहा मरोह भान्ति। तित्तिराणां विरावः मधुरः। तित्तिराणां यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसीलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा केसाम। केसाम विरावः मधुरः। और अंत में पूछा गया है मरुदेशः चरकेश्वरेण प्रशंसितः। मरुदेशे, मरुदेशः यह पद स्थूल पद है और यह एक वचन है, तो इसीलिए यहाँ एक वचन प्रश्नवाचक बन जाएगा कह। कह चरकेश्वरेण प्रशंसितः। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, मरुभूमेः सौंदर्यम् अवलंब्य दशः संस्कृतवाक्यानि लिखन्तु। मरुभूमि की सुंदरता का सहारा लेकर के 10 संस्कृत वाक्य लिखिए। तो पाठ के अनुसार जिसमें मरु सौंदर्यम पाठ में मरुभूमि की सुंदरता के बारे में बताया गया है, तो वहीं से हमें 10 वाक्य चुन करके लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तर होगा इसमें, मरु प्रदेशः शुष्को अपि स्नेहेन सरसः भवति। मरु प्रदेश सूखा होते हुए भी स्नेह से सरस होता है। मरो सेकत वप्रसानवः स्पष्टः सुमेरु श्रृंगाः भान्ति। मरु में बालू के टीले स्पष्ट सुमेरु की चोटी की तरह ही शोभा देते हैं। सेकत वप्रसानवः सुकोमला भासवन्तः हेमवर्णः च शोभते। बालू की ऊंची शिखरें कोमल और चमकदार सुनहरी शोभा देती है। प्रातःकाले प्रदोषकाले ये जनाः सेकत वप्रसानुषु विहरन्ति तिष्ठन्ति च ते आनंदम। प्रातः और रात्रि में जो लोग बालू के टीबों पर घूमते हैं और बैठते हैं, वो आनंद का अनुभव करते हैं। तत्र समीरः शीतलः गंधः वहस्य बहती। वहाँ वायु हवा ठंडी और सुगंधित बहती है। तित्तिराणां विरावः मधुरं भवति। तित्तिरों का जो कुंजन है, तीतरों का जो कुंजन है, आवाज़ जो उनकी है वो मधुर होती है। मयूराणां नर्तन हरिणानां च समुत्पुल्लतिः मानवानां चेतांसि विकासयन्ति। मोरों का नाचना, हिरणों का उछल कूद करना मानवानां चेतांसि मनुष्यों के मन को खिला देती है, विकसित कर देती है। मरुप्रदेशे तुन्दिलाः स्वादुरसाः कलिंगाः
भवन्ति। मरु प्रदेश में जो मतीरे हैं वो मीठे स्वादिष्ट रस वाले होते हैं। शारदी चंचल चंद्रिका शोभते, शरद काल में चंचल चांदनी शोभायमान होती है, चंचल चांदनी शोभा देती है। तडागेषु वर्षा काले अपि जलम निर्मलम भवति, तालाबों में वर्षा कालों में या वर्षा काल में भी जल निर्मल होता है। खगानां कलरव उष्ट्राणां च गतिः अपि आकर्षकः भवति, पक्षियों का कलरव, ऊँटों की गति भी आकर्षक होती है। इसका हिंदी अनुवाद नीचे लिखा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है, मरुदेशस्य वर्षाकालिकं महात्म्यं वर्णयन्तु। मरु प्रदेश के वर्षा काल के महात्म्य का वर्णन करो। वर्षा काले दृश्यम सर्वत्र मनोहरम भवति, वर्षा काल में दृश्य सभी जगह सुंदर होता है। शीतलः गंधवः समीरः वहति, ठंडी और सुगंधित हवा बहती है। सरसु शरद प्रसन्नम सलीलम चकास्ति, तालाबों में शरद ऋतु की तरह स्वच्छ जल होता है। अब अगला प्रश्न 3 में पूछा गया है, रम्य क्वचित विकासवंती डैश। ये जो श्लोक है, इत्यस्य पद्यस्य हिंदी अनुवादो विधेय। रम्य क्वचित विकासवंती, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। हम पीछे पाठ में इसका हिंदी अनुवाद पढ़ चुके हैं। नीचे उत्तर इसका है, कहीं रमणीय कोमल चमकती हुई सुनहरी रंग की बालू के टीले की चोटी पर रात्रि काल में सुखपूर्वक बैठे किन के मन विकसित नहीं होते हैं, अर्थात सबके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, सह शीतलो डैश कुरंगमाणाम् इत्यस्य पद्यस्य संस्कृत व्याख्या विधेया। स शीतलो कुरंगमाणाम्, इस श्लोक की संस्कृत में व्याख्या दीजिए। तो हमें इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या करनी है। तो व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या है इसकी, असो शीतलः सुगंधितः च पवनः याजुषोद्राणां तित्रीराणां च तत्कूजनं शिखीनां च नृत्यं हरिणां च तत् उत्पल्लवनं केशां मनासीं आकर्षितीं न करोति, अर्थात सर्वान् आकर्षित। असो शीतलः सुगंधितः च पवनः याजुषोद्राणां च तत्कूजनं, वह शीतल सुगंधित वायु, तीतरों का गुंजन, शिखीनां च नृत्यं हरिणां च तत् उत्पल्लवनं केशाम मनसि आकर्षितम न करोति, मयूरों का नृत्य करना, हरिणों का उछल कूद करना किसके मन को आकर्षित नहीं करता है, अर्थात सर्वान आकर्षितः, अर्थात सभी को आकर्षित करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्याकरण संबंधी प्रश्न में है प्रश्न नंबर 1, संधि विच्छेदम संधि वा कुर्वन्तु, संधि या संधि विच्छेद करिए। सबसे पहले इसमें पूछा गया है,
प्रशंसितो अयम, संधि विच्छेद होगा इसका, प्रशंसितः, प्रशंसतिः प्लस अयम। अब यहाँ विच्छेद दे रखा है शुष्कः प्लस अपि, इसका संधि बनेगी इसकी शुष्को अपि। फिर संधि विच्छेद दे रखा है तत् प्लस नर्तनम, पद बन जाएगा इसका संधि पद तन नर्तनम। फिर पद दे रखा है यहाँ तास्ताहा, इसका संधि पद हो जाएगा ताहा प्लस ताहा। क्वान्यत्र, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका क्व प्लस अन्यत्र। विच्छेद है कस्य प्लस अपि, इसका संधि पद बनेगा कस्यापि। समये प्लस अपि का संधि पद हो जाएगा समये यपि। और अंत में यन का संधि विच्छेद हो जाएगा यत प्लस न। इसके बाद आगे इसमें है विच्छेद चरक प्लस ईश्वरः, इसका संधि पद हो जाएगा चरकेश्वरः। और गतियश्च, संधि विच्छेद होगा इसका गतियः प्लस च। अगला प्रश्न पूछा गया है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु, निम्नलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय विभाग करिए। अर्थात जो पद दिए गए हैं उन पदों से प्रकृति यानी पद अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। तो शुरू करते हैं। पद सबसे पहले हमारे पास है विशिष्ट। विशिष्ट में वी उपसर्ग है, तो पहले वी को अलग करते हैं। वी प्लस शिश ये धातु है और कत इसका प्रत्यय है। उसके बाद में नंबर 2 पर दे रखा है प्रशंसितः, इसमें भी प्र उपसर्ग है, शंस धातु है और कत प्रत्यय है। दृष्टः, इसमें दृष्ट धातु है और कत प्रत्यय है। सुदृश्यम, इसमें सु उपसर्ग आ रखा है, तो उपसर्ग प्लस दश धातु और यत प्रत्यय। नर्तनम, नृत धातु और ल्युट प्रत्यय। समुत्पुल्लतिः, सम उपसर्ग है, उसके बाद में 2 है इसमें धातु उद प्लस प्लू और फिर बाद में ल्यप इसका प्रत्यय। स्फुरंती, स्फुर उपसर्ग, स्फुर धातु है और श्रत प्लस डीप 2 प्रत्यय जुड़े रखे हैं इसमें, श्रत प्रत्यय और डीप प्रत्यय। नंबर 8 पे दे रखा है गति है, इस पद में गम धातु और 3 प्रत्यय। विहाय, विहाय में वी उपसर्ग है, हा धातु है और ल्याप प्रत्यय। इसके बाद में नंबर 10 है प्रसन्नम, प्र धातु सद, प्र उपसर्ग सद धातु और कत प्रत्यय है। और अंत में इसमें पूछा गया है मनीषिता, मनीषा प्लस इत प्लस च प्लस टाप, मनीषिता में टाप प्रत्यय है। अब इसके बाद में आगे प्रश्न जो पूछा गया है निम्नलिखितेषु पदेषु समासः करणीय, निम्नलिखित पदों में समास कीजिए। उत्तर है समास विग्रह और समस्त पद हमें लिखने हैं। सबसे पहले शुरू होता है प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखितेषु पदेषु समासः
करणी है। निम्नलिखित पदों में समास कीजिए। उत्तर समास विग्रह है और समस्त पद हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं। शरीरस्य विज्ञानम, समास विग्रह है, इसका समस्त पद होगा शरीर विज्ञानम। सुमेरु श्रृंगाः, इसका समस्त पद बन जाएगा सुमेरु श्रृंगाः। मयूराणाम नर्तनम, इसका बनेगा मयूर नर्तनम। विद्या समृद्धः, समस्त पद बन जाएगा विद्या समृद्धः। और अंत में सेकतस्य वप्रः, इसका समस्त पद बनेगा सेकत वप्रः। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है। अब इसमें समस्त पद दे रखा है, विग्रह हमें करना है। अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुर्वन्तु, निम्न समस्त पदों का विग्रह कीजिए। पहला समस्त पद हमारे पास में है कृष्णशिलासु, विग्रह हो जाएगा इसका कृष्णासु शिलासु। स्नेहार्द्रः, विग्रह होगा स्नेहेन आर्द्रः। मधुरविरावः, इसका समास विग्रह हो जाएगा मधुरः च असो विरावः। क्रमेलकगतिः, विग्रह होगा इसका क्रमेल का नाम गति है। इसमें नंबर 5 पर विद्या समृद्धः, विद्या समृद्धः। और अंत में पूछा गया है, समस्त पद दे रखा है चंचल चंद्रिका, तो इसका विग्रह हो जाएगा चंचला च असो चंद्रिका। और अंतिम प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वाच्य परिवर्तनम, वाच्य परिवर्तन करना है। कृतवाच्यात् कर्मवाच्यम, कर्तावाच्य को कर्म में और कर्म को कर्ता में। तो इनके वाच्य परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, इसमें 2 ही पूछे हैं हमें, तो कर्ता और कर्म। तीसरा होता है इसमें भाववाच्य। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में दिया गया कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है, और क्रिया जो इसमें होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। उसी प्रकार से कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति का होता है। याद रखेंगे, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है और कर्म प्रथमा का। और क्रिया जो है इसमें कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार होती है। यानी कर्म प्रथमा है तो क्रिया भी प्रथमा। और एक मैंने आपको बताया है भाववाच्य, जो आपके इसमें नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको बता रही हूँ कि इसमें कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति का होता है, इसमें कर्म नहीं होता। और कर्ता की जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो अभी तो हमें सिर्फ कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में बदलना है। तो सबसे पहला हमारे पास में दे रखा है अयम चरकेण प्रशंसितः, इसमें इसको परिवर्तित करना है। तो चरकः इमम, अयम का हो गया इमम, चरकेण तृतीय विभक्ति थी यहाँ पर, तो इसका हो गया प्रथमा विभक्ति में चरकः प्रशंसितवान। उसी प्रकार से येन मरुः न दृष्टः, वाच्य परिवर्तन यह, ये तृतीय विभक्ति है येन, और यहाँ हो गया प्रथमा विभक्ति यह। मरुम न अपश्यत। आगे इसमें सह किम अपश्यत, सह एक वचन प्रथम पुरुष है और तेन इसमें तृतीय विभक्ति है। ये प्रथमा विभक्ति का सह और ये तृतीय विभक्ति का है। किम दृष्टाम। फिर इसमें तित्तिरेह मधुरः विरावः क्रियते।
तित्तिरेह की जगह बहुवचन यहाँ आ गया तित्तिरः। मधुरः यह प्रथम पुरुष, यहाँ हो गया मधुरम विरामं कुर्वन्ति। और अंत में दे रखा है देवाः प्रसन्नाः भवन्ति। देवाः ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का, प्रथमा विभक्ति का, और हमें यहाँ अब इसका बनाना है तृतीय विभक्ति। तो लिखेंगे देवेः प्रसन्नाः भूयन्ते। ये थे वाच्य परिवर्तन। एक बार और याद दिला देती हूँ आपको, समझ में अच्छे से आ जाएगा। कर्ता पद कर्ता में प्रथमा होती है, कृतवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति का, कर्म द्वितीय विभक्ति का, और जो क्रिया है वो कर्ता का अनुसरण करती है। और कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का होता है। कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो हमेशा तृतीय विभक्ति का होता है, कर्म इसमें प्रथमा का होता है, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार ही चलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।